स्याफाम शख्स ने लॉन्च स्टार्ट कर दी। लॉन्च में 3 अफराद और मौजूद थे जो उसी की तरह किसी अफ्रीकी नस्ल के बाशिंदे मालूम होते थे। लॉन्च खासी तेज रफ्तारी से चल पड़ी। मैं रेलिंग के नजदीक खड़ा समंदर देख रहा था। दफतन एक लॉन्च इंतहाई बर्क रफ्तारी से नमूदार हुई और हमारे करीब से गुजरती चली गई। उस वक्त तो मैंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब थोड़े ही फासले पर जाकर वो वापस पलटी तो मैंने गहरी निगाहों से उसे देखा। यूं लगता था जैसे लॉन्च किसी खास इरादे से वापस पलटी हो। लॉन्च में मौजूद लोगों ने उस लॉन्च को देखकर एक और हरकत की। उन्होंने कैनवस के ढेर से हल्की स्टेन गन्ने निकाल ली और उसके बाद अंधाधुंध उस दूसरी लॉन्च पर फायरिंग शुरू कर दी। मैं और तहजीब शेषतर रह गए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। दूसरी लॉन्च ने एक तवील चक्कर काटा और उस लॉन्च से दूर चली गई, लेकिन उसके बाद वो फिर वापस पलटी और तेजी से हमारी तरफ बढ़ती चली आई। उसके साथ ही उस पर से मार्टर गन्नों से गोले फेंके जाने लगे। मैं और तहजीब सिर्फ एक लम्हे के लिए सकते में रह गए थे, लेकिन दूसरे ही लम्हे हमें संभल जाना पड़ा। जिस तरह उस दूसरी लॉन्च से गोलाबारी हो रही थी, उससे ये अंदाजा होता था कि चंद ही लम्हात के बाद हमारी लॉन्च के परखचे उड़ जाएंगे। यकीनन कोई गलती हो गई थी, या तो आने वाली लॉन्च में हमारे दुश्मन मौजूद थे, अनजाने और अनदेखे दुश्मन, या फिर हम गलत लॉन्च में आ बैठे थे। मैंने तहजीब का हाथ पकड़कर पलटने की कोशिश की ही थी कि दफतन एक स्टेन गन की नाल मेरी पुश्त से आ लगी। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, खामोश बैठे रहो। लेकिन स्याफाम ने ये जुमले अदा किए ही थे कि दफतन लॉन्च को एक शदीद झटका लगा। मैं और तहजीब दूर तक लुढ़कते चले गए। स्टेन गन वाला भी औंधे मुंह कलाबाजी खा गया था। गालिबन पिछली लॉन्च वालों ने कोई ऐसी कार्रवाई की थी जिससे लॉन्च को शदीद नुकसान पहुंचा था। औंधे मुंह गिरने वाले के हाथ से स्टेन गन छूट कर लकड़ी के फर्श पर दूर तक फिसलती चली गई और उसके बाद समंदर में जा गिरी। ये एक लम्हा मेरे लिए काफी था। उसके संभलने से कबल मेरे जूते की ठोकर उसके पेट और फिर मुंह पर पड़ी और वो दूसरी कलाबाजी खाकर लंबा लेट गया। उसके दूसरे साथी इन हालात से बेखबर उस लॉन्च पर स्टेन गन से फायरिंग कर रहे थे, जो लंबे लंबे चक्कर खाकर अपने आप को बचाते हुए उस लॉन्च पर गोलाबारी कर रही थी। दफतन लॉन्च का अगला हिस्सा उड़ गया और पानी बर्क रफ्तारी से उसमें दाखिल होने लगा। अब इसके अलावा चाराकार नहीं था कि हम पानी में छलांगे लगा दें। मैंने तहजीब का हाथ पकड़ा और दूसरे ही लम्हे रेलिंग से कूदकर पानी में आ पड़ा। पानी बर्फ की तरह सर्द था। हम लोग लॉन्च से दूर निकल जाने की कोशिशों में मसरूफ हो गए। तहजीब बेहतरीन तैराक थी और मेरा मुसलसल साथ दे रही थी। वैसे हमने पानी में नीचे गोता लगाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि सतह पर ही तैर रहे थे। मकसद सिर्फ यही था कि उस लॉन्च से दूर निकल जाएं। अगर लॉन्च वालों को उस दूसरी लॉन्च से छुटकारा मिलता तो यकीनन पानी पर गोलियां बरसाकर वो हमें खत्म कर सकते थे। लेकिन अब उस लॉन्च का खाना खराब हो गया था। 2-3 जगह से वो बिल्कुल टूट गई थी और उसका अगला हिस्सा पानी में झुक गया था। अचानक मुझे पानी में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई और न जाने किस तरह उस लॉन्च के परखचे उड़ गए जिस पर हम सवार हुए थे। लकड़ी के तख्ते और आदमियों के टुकड़े कई फुट तक बुलंदी पर उछले और फिर लहरों में गायब हो गए। उसी वक्त दूसरी लॉन्च बर्क रफ्तारी से हमारी समताई और फिर उसमें से एक लंबा जाल हमारी तरफ फेंका गया। ये जाल फेंकना भी समझ में नहीं आया था। अगर लॉन्च वाले चाहते तो हमें दूसरे तरीके से भी बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उनके अंदाज में भी जारहियत थी। हम लोग जाल में जकड़ गए और जाल फौरी तौर पर ऊपर खींच लिया गया। इस बेदर्दी से ऊपर घिसटते हुए हमारे जिस्मों को हल्की फुल्की चोटें भी लगी। कपड़े पानी से शराबोर हो रहे थे। जूं ही हम लॉन्च पर पहुंचे, चंद अफराद ने हम पर काबू पा लिया। तहजीब के साथ भी बेहतरीन सलूक नहीं किया गया था। मैंने तुंद निगाहों से अपने उन गिरफ्तार करने वालों को देखा। बज़ाहिर मुहज़्ज़ब लिबास में मलबूस मकामी आदमी थे। मैंने करख्त लहजे में उनसे पूछा, ये क्या बदतमीजी है और ये सब कुछ? जिस शख्स से मैंने सवाल किया था उसने अपने अकब में देखा और सर्द लहजे में बोला, इन्हें कैबिन में ले जाओ। दूसरे लोगों ने पिस्तौल निकाले और हमारे जिस्मों से लगा दिए। इसके सिवा चाराकार नहीं था कि हम खामोशी से उनके अहकामात की तामील करें। चुनाचे हम एक कैबिन में पहुंच गए जो लॉन्च का वाहिद कैबिन था और जिसे बाहर से बंद किया जा सकता था। हमें अंदर दाखिल करने के बाद कैबिन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। लॉन्च बर्क रफ्तारी से एक समत चल पड़ी थी। मैं और तहजीब हैरान थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब गोरख धंधा क्या है। वो लॉन्च जिसे तबाह कर दिया गया था किसकी थी और ये लोग कौन थे? तकरीबन 45 मिनट तक ये सफर जारी था। इस दौरान सर्द हवाओं ने हमारे जिस्मों को सुन्न कर दिया था। भीगे हुए कपड़ों की वजह से ये हवाएं ज्यादा ही सर्द महसूस हो रही थीं। लॉन्च रुकी तो कैबिन का दरवाजा खुल गया और हमें साहिल पर उतार लिया गया।
जहां एक स्याह रंग की कार खड़ी हुई थी। उन लोगों ने हमें कार में बिठाया। 2 आदमी हमारे इधर उधर बैठे और बाकी 2 आगे वाली सीट पर। रास्ते में भी मैंने उनसे सवाल किया तो आगे वाली सीट पर बैठे हुए शख्स ने पिस्तौल की नाल का रुख मेरी पेशानी की तरफ करते हुए कहा, खामोश बैठो, क्या फायदा वक्त से पहले मौत का शिकार बन जाओ। तहजीब ने मेरे बाजू पर हाथ रख दिया। मकसद यही था कि खामोशी इस वक्त बेहतर है, चुनांचे मैं खामोश हो गया। कार मुख्तलिफ रास्ते तय करती हुई एक छोटी सी इमारत में दाखिल हो गई, जहां लॉन पर कुछ लोग खड़े हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। हमें सरसरी निगाहों से देखा गया, फिर लाने वालों ने पिस्तौल हमारी गर्दनों पर रख कर हमें अंदर पहुंचा दिया और हम एक कमरे में कैद कर लिए गए। कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि इस तरह मुजरिमाना कार्रवाई करने वाले कौन लोग हो सकते हैं। बज़ाहिर तो यूं महसूस होता था जैसे उन्हें यहाँ किसी किस्म का खौफ ना हो, और उससे ये नतीजा भी अखज़ किया जा सकता था कि उनका ताल्लुक इंतजामिया से है। आम लोग इतनी दीदा दलेरी से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते थे जो उन लोगों ने किया था, लेकिन वाकई अगर ऐसा ही था तो ये भी खासा ताज्जुब खेज था। दूसरी तरफ एक और बात भी काबिल तवज्जो थी। जिस लॉन्च पर हम सफर कर रहे थे उस पर मौजूद स्याह फार्म स्टेन गन्नों से लैस थे। उन्होंने बाकायदा मुकाबला किया था और हमें धमकियां दी थी। अगर लॉन्च को झटका न लगता और वो शख्स नीचे न गिर पड़ता तो मेरी किसी कार्रवाई के नतीजे में वो मुझे मुसलसल गोलियों का निशाना भी बना सकता था। बाहर तो और सूरत हाल खासी उलझी हुई थी, कोई बात वाज़े तौर पर समझ में नहीं आ रही थी। तहजीब भी बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा, ये सब क्या हो सकता है तहजीब, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो बोली, वो स्याह फार्म लोग भी हमारे लिए अजनबी थे और ये भी, लेकिन ये लोग जिस तरह काम कर रहे हैं इससे इतना अंदाजा जरूर होता है कि इन्हें यहाँ हर काम करने की आज़ादी है। क्या इनका ताल्लुक मकामी हुकूमत से हो सकता है? मैंने कहा, ये तुम किस बुनियाद पर कह सकती हो? यहाँ के लोग हमारे साथ ये बदसलूकी क्यों करेंगे? वो बोली, इस दुनिया के बारे में मेरा तजुर्बा ज्यादा अच्छा नहीं है अली। सरों पर बिठाने वाले जरा सी देर में सर झटक देते हैं, यही इस दौर की रीत है। मैंने कहा, मगर सर झटकने की कोई वजह तो होगी। वो बोली, किसी तरह की गलत फहमी भी हो सकती है। तारीना हार्डो की गुफ्तगू भूल गए। हायल जोशियों के सिलसिले में काम करने वाले रुक गए, कुछ हलाक हो गए। अगर गौर करो तो जो प्रोग्राम उन लोगों ने तरतीब दिया था उसके तहत ये जबरदस्त मफादात हासिल कर सकते थे, लेकिन ये ना हो सका। फिर हमारे दुश्मनों की तादाद भी तो माशाल्लाह खासी बेहतर है। मैं सोच में डूब गया था। फिर मैंने गर्दन उठाकर कहा, तहजीब, अगर ऐसा हुआ भी है तो ये तो कोई बात ना हुई। हम तो खुद यहाँ रहना नहीं चाहते। इन लोगों ने शदीद इसरार करके हमें यहाँ रोका, और अब अगर किसी गलत फहमी की बिना पर ये माजी की सारी बातें फरामोश कर देना चाहते हैं तो फिर इनसे ज्यादा बुरे लोग और नहीं हो सकते, और अब इनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। वो बोली, अपने लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा अली। हम सिर्फ 2 अफराद हैं और हमारे मुकाबले पर न जाने कौन कौन। मैंने कहा, ठीक कहती हो तुम, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी होगी। वो बोली, नहीं अली, इस तरह ना सोचो। बेगरज तो हम भी नहीं थे। तुम अपने मकसद के लिए सरगर्दा हो। दुनिया में हर शख्स यही कुछ कर रहा है। अगर इसराइल और फलस्तीन का मामला इस दरमियान में ना होता तो क्या ख्याल है? तुम इतनी मेहनत से उनके लिए काम करते। इस अंदाज में न सोचो अली, बल्कि सिर्फ ये सोचो कि तुमने जो कुछ किया अपने मकसद के लिए किया, और दुनिया में हर शख्स जो कुछ भी करता है सिर्फ अपने मफाद के लिए करता है। जज्बों की कोई अहमियत नहीं है। मैंने कहा, खुदा करे इस सिलसिले में हमारे अंदाजे गलत हों, दूसरी शक्ल में खामखा हमें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तहजीब ने कहा, देखा जाएगा, फिलहाल ठंडे दिल से सूरत हाल का जायजा लो। हम जो कुछ भी गुफ्तगू कर सकते थे इस सिलसिले में करते रहे। वसी और कुशादा कमरे में बहुत सा वक्त गुजर गया। हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई थी, यहाँ तक के रात हो गई। तहजीब ने लाइट ऑफ करके मध्यम नीली रोशनी का बल्ब जला दिया और पूरा कमरा पुरसुकून नीली रोशनी से भर गया। हम लोग भूखे प्यासे थे और हमें यहाँ लाने वालों ने अब तक हमारी इस जरूरत की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी थी। तहजीब ने हंसते हुए कहा, ये लोग अगर हुकूमत के नुमाइंदे हैं तो वाकई हमारे साथ सख्त ज्यादती कर रहे हैं। कम से कम खाने पीने के लिए तो दुश्मनों से भी पूछ लिया जाता है। मैंने कोई जवाब न दिया। तहजीब बिस्तर पर लेट गई। उसे गालिबन थकन और नींद ने आ घेरा था। थोड़ी देर के बाद उसने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दी, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो सो गई है। मैंने भी अपने लिए एक जगह मुंतखब की। ये एक चौड़ा सोफा सेट था। मैं उस पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। ज़हन में ख्यालात आपस में उलझ रहे थे, लेकिन उन्हीं उलझनों के दरमियान नींद आ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली। बाहर हल्की हल्की मौसीकी गूंज रही थी। बिस्तर पर निगाह पड़ी तो तहजीब बिस्तर से गायब थी। मैं चौंक कर उठा। मैंने बाथरूम की तरफ देखा
लेकिन उसमें भी तारीकी छाई हुई थी। तब मैं मुतहय्यराना अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। दफतन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई हो। मैं उठकर दरवाजे पर पहुंचा, उसे खोलने की कोशिश की और ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजा बआसानी खुल गया था। लेकिन जो ही दरवाजा खुला, एक जोरदार घूंसा मेरी पेशानी पर पड़ा और मैं कमरे के फर्श पर आ गिरा। चूंकि ये सब कुछ गैर मुतवक्के था, इसलिए मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। फिर दूसरे लम्हे जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई, उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वो तारीना हार्डो थी। जिस्म पर एक चुस्त लिबास पहने वो अजीबोगरीब नजर आ रही थी। अंदर आते ही उसने दोबारा मुझ पर हमला कर दिया और अपने मजबूत जूते की ठोकर मेरी पिंडली पर लगाई। मैं तड़प कर पीछे हट गया। फिर मैंने फुर्ती से खड़े होकर अपने आप को उससे बचाव के लिए तैयार कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तारीना हार्डो भी मेरे साथ ये सलूक कर सकती है। उसकी आंखें खूंखार अंदाज में चमक रही थीं। मुझे उसका करख्त चेहरा देखकर सख्त हैरत हुई। वो उस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी। एक बार फिर वो गुर्रा कर मुझ पर हमलावर हुई। उसके हाथों में चमकता हुआ खंजर साफ नजर आ रहा था। मैं उछलकर एक तरफ हट गया और खंजर का चमकदार फल मुझसे चंद इंच के फासले से गुजर गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तारीना हार्डो का ये रूप मेरे लिए सख्त उलझन का सबब बना। मेरे नजदीक वो एक शरीफ नफ्स और बाइखलाक शख्सियत थी, लेकिन उस वक्त तो उसकी शख्सियत ही बिल्कुल बदल गई थी। उसकी आंखें खला में किसी नामालूम नुक्ते को घूर रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। मुझे एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि वो अपने हवास में नहीं है। मैंने उसे जोर से आवाज दी, लेकिन उसने उसके जवाब में मुझ पर हमला कर दिया। बमुश्किल मैं झुकाई देकर बच सका। अब इसके अलावा और कोई चारा-ए-कार नहीं था कि मैं तारीना हार्डो से अपने आप को बचाने के लिए भरपूर मुकाबला करूं। तीसरे हमले में जब उसके हाथ में दबा हुआ खंजर मुझसे चंद इंच के फासले से गुजरा तो मैं तैयार था। मेरा बायां हाथ उसकी कलाई पर पड़ा और वो लड़खड़ा गई। उसी वक्त मैंने दाएं हाथ की हथेली से एक शदीद ज़र्ब उसकी गर्दन पर लगाई, लेकिन मेरे जहन में उसे कत्ल करने का कोई मंसूबा नहीं था। ये दूसरी बात है कि नींद से जागा था और शदीद चोट खा चुका था, इसलिए अपनी उस ज़र्ब पर कंट्रोल न रख सका। हड्डी टूटने की साफ आवाज सुनाई दी थी। तारीना हार्डो की गर्दन लटक गई। उसके दोनों हाथ फजा में झूले और मुंह से खून की धार बाहर निकली। फटी फटी आंखों से उसने मेरी तरफ देखा और फिर औंधे मुंह नीचे आ रही। तारीना हार्डो की इस कैफियत से एक लम्हे के लिए मैं शिश्तर रह गया। मुझे खुद भी हैरत हुई कि मेरा हाथ इतना जबरदस्त किस तरह लग गया, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। तारीना ने 2-3 बार हाथ पांव मारे और उसके बाद दम तोड़ दिया। मैंने मुतवहश निगाहों से खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा। उस वक्त मेरी पोजीशन इंतहाई खतरनाक हो गई थी। तहजीब की गुमशुदगी ही मेरे लिए क्या कम सुहाने रूह थी कि ये दूसरा हादसा भी हो गया। फौरी तौर पर दरवाजे से बाहर निकलने की बजाय मैंने अकल से काम लेना जरूरी समझा, क्योंकि यहाँ से भाग जाने का मतलब ये था कि तहजीब मेलकम एक्स को छोड़ दिया जाए। मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन अगर तारीना हार्डो की मौत का राज वक्त से पहले खुल गया तो मेरे लिए दिक्कतें पेश आ सकती थीं। मैंने तारीना की लाश को धकेल कर बिस्तर के नीचे कर दिया और फिर कमरे के माहौल पर निगाह डाली। तारीना हार्डो के मुंह से बहने वाला खून फर्श के कालीन में जज्ब हो गया था, लेकिन खुशबख्ती ये थी कि कालीन की नीली जमीन पर सुर्ख फूल भी बने हुए थे और तारीना हार्डो का खून उन्हीं फूलों पर पड़ा था। बगौर देखे बगैर ये पता नहीं चलता था कि जहां किसी का खून गिरा है। ये सवाल भी मद्देनजर था कि क्या तारीना हार्डो के हमरा और कोई नहीं आया था। इसका जायजा लेने के लिए कमरे से बाहर निकलना जरूरी था। चुनाचे मैं दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मेरा खदशा गलत नहीं था। बाहर कदम रखते ही मुझे 2 अफराद नजर आए, जिनके हाथों में दबे हुए पिस्तौलों का रुख मेरी जानिब ही था। उनमें एक छोटे से कद का आदमी था जो गालिबन थाईलैंड का बाशिंदा था। उसके कद्दोखाल यही बताते थे। दूसरा दराज कामत यूरोपियन था। दोनों ने मुझे देखा, फिर मेरे अकब में नजरें दौड़ाईं, जो यकीनन किसी की मुतलाशी थी। फिर छोटे कद का शख्स साफ अंग्रेजी में मुझसे मुखातिब हुआ, क्या तुमने उसे कत्ल कर दिया? क्या वो तुम्हारे हाथों मारी गई? मैंने मुतहय्यराना निगाहों से उन्हें देखा। पिस्तौल की मौजूदगी में फिलहाल मैं कोई कदम नहीं उठा सकता था। फिर लंबे कद वाले आदमी ने कहा, फौरन निकल चलो यहाँ से। बेवकूफ आदमी, निकल चलो वरना मौत का निशाना बन जाओगे। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। मेरी समझ में कुछ ना आया। उस शख्स ने आगे बढ़कर पिस्तौल की नाल मेरी कमर पर रखते हुए कहा, चलते रहो, चलते रहो। कोई हिमाकत की तो उसके नताइज बेहद खौफनाक होंगे, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। इस तरफ से आ जाओ। मैं बेख्तियार उनके कहने पर अमल करने लगा। वो दोनों मेरे साथ साथ आगे बढ़ते हुए उस इमारत के एक बगली हिस्से की तरफ निकल आए। छोटे अहाते की दीवार कूदने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये अमल मैंने उनके इशारे पर ही किया था, लेकिन मेरी अकल ने साथ देना छोड़ दिया था।
मेरा दिल चाहता था कि तहजीब मैल्कम एक्स के बारे में मालूम करूं, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मैं अपने तौर पर कुछ भी न कर सका। अहाते की दीवार की दूसरी जानिब स्याह रंग की एक लंबी कार खड़ी हुई थी। छोटे कद के आदमी ने दूसरे को इशारा किया और उसने कार का दरवाजा खोल दिया। वो दबे दबे लहजे में खुर्राया, बैठो, जल्दी बैठो, हरी अप। मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। लंबे आदमी ने कार स्टार्ट करके अपने साथी से कहा, तुम सूरत हाल का जायजा लेकर मेरे पास पहुंचो, मैं इंतजार कर रहा हूं। कार बरक रफ्तारी से आगे बढ़ गई। मैंने अपने नीम गुनूदा जहन को चंद झटके दिए। ये जो कुछ हुआ था अभी तक मेरी समझ से बाहर था। चंद लम्हात मैं सोचता रहा कि अब मेरा आइंदा इक़दाम क्या होना चाहिए। तारीना हार्डो के कत्ल से पैदा होने वाली सूरत हाल वाकई खौफनाक होगी। अगर वो इंतजामिया के लोग ही थे तो फिर अब मेरी उनसे दुश्मनी यकीनी हो गई थी और दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। तारीना हार्डो जैसी कारकुन का कत्ल मामूली बात नहीं थी। वैसे तारीना हार्डो की इस इमारत में मौजूदगी इस बात का इजहार करती थी कि किसी न किसी तरह उन लोगों का ताल्लुक मकामी इंतजामिया से जरूर है जिन्होंने मुझे यहाँ कैद किया था। लेकिन फिर ये दोनों कौन थे जिन्होंने मुझे वहां से निकालने की कोशिश की? बहुत से ख्यालात जहन में आ रहे थे और दिमाग पर धुंध सी तारी होती जा रही थी। ये अंदाजा भी नहीं था कि रात का कौन सा पहर है और ये शख्स मुझे कहाँ लिए जा रहा है। मैंने डूबते हुए जहन को संभालने की आखिरी कोशिश की और ये फैसला किया कि हालात जो रुख इख्तियार कर चुके हैं मुझे उनका ताबे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जरूरी है कि मैं अपने तौर पर आज़ादी हासिल करूं। चुनाचे मैंने दौड़ती हुई कार की स्पीड को देखा और उसके बाद बड़े इत्मीनान से पिछली सीट से आगे बढ़कर उस शख्स की गुद्दी पर एक घूंसा रसीद कर दिया। घूंसा जोरदार था। उसका सर बुरी तरह स्टीयरिंग से टकराया और कार तेज ब्रेकों की चरचराहट के साथ आगे बढ़कर फुटपाथ पर चढ़ गई। फुटपाथ काफी ऊंचा था, इसलिए कार शदीद झटके से उससे टकराई थी। मैं अपने आप को संभालने की जो कोशिश कर सकता था वो मैंने कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद मैं बुरी तरह सीटों से टकराया था। जबकि कार ड्राइव करने वाला स्टीयरिंग में घुस गया। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया था और गर्दन बुरी तरह स्टीयरिंग व्हील में फंस गई थी। कार का इंजन झटके लेकर बंद हो गया। मैंने फुर्ती से अपने आप को संभाला और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। अतराफ के माहौल पर निगाह दौड़ाई। छोटी बड़ी ऊंची नीची इमारतें चारों तरफ बिखरी हुई नजर आईं, लेकिन सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। लैंप पोस्टों पर लगे हुए बल्ब रोशनी बखेर रहे थे। मैं एक लम्हे खड़ा चारों तरफ का जायजा लेता रहा और फिर मैंने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। चंद लम्हात के बाद मैं बिल्कुल पुरसुकून था। खुशबख्ती से अतराफ में कोई मौजूद नहीं था। गालिबन ये खालिस कारोबारी इलाका था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि यहाँ से तेज रफ्तारी से दौड़ लगा दूं, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। इतनी जल्दबाजी भी किसी तौर मुनासिब नहीं थी। मैंने बरक रफ्तारी से अगली सीट का दरवाजा खोलकर उस शख्स की जेबों का जायजा लिया। फिर उसकी जेब से पर्स निकाला। खोलकर देखा तो उसमें नोटों की काफी बड़ी तादाद मौजूद थी। उसके अलावा जो दूसरी चीज मैंने अपने कब्जे में ली थी वो उसका भरा हुआ पिस्तौल था। उन दोनों चीजों को अपने काबू में करने के बाद मैंने तेजी से आगे कदम बढ़ा दिए और ऐसी जगहों का इंतखाब करके चलने लगा जो नीम तारीकी में डूबी हुई थी। काफी दूर चलने के बाद मुझे बाईं समत एक पतली सी गली नजर आई और मैंने फौरी तौर पर उस सड़क को छोड़ने का फैसला किया। गली में मैंने अपनी रफ्तार खासी तेज रखी थी। हर लम्हे मुझे यही धड़का लगा हुआ था कि अब अकब में दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई देंगी या फिर पुलिस की सीटियां, लेकिन ऐसा न हुआ और मैं दूसरी सड़क पर पहुंच गया। दूसरी सड़क पर पहुंचते ही रात के सन्नाटे में मुझे पुलिस कार के सायरन की आवाज सुनाई दी। उसके बाद मैंने एक समत इख्तियार करके तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। इधर भी दुकानें और शोरूम वगैरह नजर आए। एक शोरूम के सामने से गुजरते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। शीशे के पीछे कुछ लोग खड़े मुझे घूर रहे थे, लेकिन मैंने भिंचे हुए दांतों और बिगड़े हुए चेहरे के साथ जब उन्हें देखा तो मेरे दिल को एक गोना सुकून हुआ। ये जिंदा इंसान नहीं बल्कि मॉडल्स थे जो मुख्तलिफ चीजों की नुमाइश कर रहे थे। वहां से गुजरकर मैं आगे बढ़ गया। दूर दूर तक सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। मैं तकरीबन 30 मिनट तक चलता रहा और फिर एक चौराहे पर पहुंच गया। जहां से बाईं समत कुछ रोशनियां मुतहर्रिक नजर आईं। गालिबन उधर जिंदगी थी और रात जाग रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।